नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। और उन शख्सियत से आपकी पहचान, उनकी तारुफ हम कराएं। डॉक्टर दिनेश पेंढारकर, डायरेक्टर सर्वोदय कैंसर इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर दिनेश, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका हम सफर जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने मेडिकल के इस सफर को आगे अचीव किया है। देखिए, मेडिकल सफर करना एक बहुत मुश्किल चीज होती है क्योंकि इसमें आपको 24 घंटे लगे रहना पड़ता है। बेशक। और आप धीरे धीरे ही बढ़ते जाते हो। इसका कोई धीरे चढ़ने वाला पायदान नहीं है, एक लंबा पायदान है। मैं जैसे मेडिसिन में आज कैंसर की भी ही बात लूं तो मैंने कैंसर की पायदान मेरे 1976 में जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तब मैंने रखी थी। और तब से धीरे 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 आज समझ लीजिए 40 साल हो गए, 50 साल होने आए, मैं इसमें बढ़ते जा रहा हूँ। एक ये लंबी कड़ी है, मगर मेडिकल विज्ञान में यही कड़ी है जिसको हमें हासिल करना होता है। और सर्वोदय कैंसर इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा है इस क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में, और खास करके कैंसर को लेकर जो लगातार आप लोग प्रयास करते रहे? सर्वोदय कैंसर इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा एक अहम रोल है मेरी जिंदगी में भी और कैंसर की जिंदगी में भी। जैसे कि आपको पता है कि स्टैंड अलोन कैंसर इंस्टीट्यूट या बिल्डिंग या कोई एक ऐसी सुविधा जिसमें सारी चीजें एक ही सर के तले हो, नहीं थी। यहाँ पे सर्वोदय अस्पताल में हमने एक नई बिल्डिंग स्थापित की, जिस पूरी बिल्डिंग में एक बहुत सुसज्जित रेडिएशन विभाग, अति सुसज्जित, मैं जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेट स्कैन विभाग स्थापित किया है। जो पेट स्कैन जो यहाँ पर लगा है, उसका जो टेबल है, जिसके तरह से उसकी ड्राइंग डिजाइनिंग है, वो इस तरह का है कि हम रियली सूक्ष्म चीजें उसमें पकड़ सकते हैं। हमारा पेट स्कैन का टेबल हमारी रेडिएशन मशीन से जुड़ा हुआ है, तो हम हमारी इमेज को, जनरली क्या होता है, सीटी स्कैन्स रहते हैं जो रेडिएशन से मशीन से जुड़े हुए होते हैं। हमारे यहाँ सीटी स्कैन वही सीटी स्कैन है जो पेट स्कैन वाला है। तो एक्चुअली हमारा पेट स्कैन सीटी स्कैन से जुड़ा हुआ है, जिसलिए हम रेडिएशन की प्लानिंग और भी बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर, कैंसर को लेकर थोड़ी जागरूकता की कमी भी दिखती है समाज में। अवेयरनेस को लेकर अब क्या स्थिति है देश में? कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और कई बार कंफ्यूजन्स भी होते हैं इसको लेकर, उसके बारे में अगर आप दर्शकों को बताएं। देखिए, कैंसर में सबसे पहले मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि जब आपको कोई कहता है कि किसी को कैंसर हो सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके निकटतम कैंसर अस्पताल में जाके बात करने की और समझने की जरूरत है। घर बैठने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कैंसर के इलाज में बहुत आगे निकल चुके हैं। आज जो कैंसर से ठीक हुए हुए मरीज हैं, उनकी तादाद कैंसर के मरीजों से कई गुना ज्यादा है। आज ही हमारे पास एक कैंसर के मरीज भर्ती थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनको चौथा कैंसर हुआ है। इसका मतलब वो 3 कैंसर से लड़ाई जीत चुके हैं। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी से लड़ाई जीती जा सकती है। मेरा संदेश मरीजों के लिए ही रहेगा, कैंसर होते से ही कैंसर अस्पताल से संपर्क करें, घर ना बैठें। अभी डॉक्टर, मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में और उसी दौरान मुझे एक आर्टिकल मिला, उसमें आपने कहा था किसी पेशेंट को कि आप टाइम पे डोज लीजिएगा, वरना मैं खुद आके घर पे आपको डोज देके जाऊंगा। तो ये साइकोलॉजी या यूँ कह लीजिए कि जो एक लगाव वाला पहलू है, कितना अहम हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आप? बहुत जरूरी है। देखो, मरीज को समझाना जरूरी है, मरीज को जताना जरूरी है कि इलाज कितना जरूरी है, समय पे इलाज कराना कितना जरूरी है। क्योंकि जो कैंसर का इलाज होता है वो प्लांट इलाज होता है। हम जिस तरह से कैंसर की दवाई देते हैं, वो दवाई आज लगेगी और फिर अगली दवाई 3 हफ्ते बाद लगेगी। क्योंकि 3 हफ्ते बाद की जगह अगर उसको मैंने 4-5 हफ्ते में कर दिया, तो जो मुझे मैक्सिमम असर मिलना है वो शायद ना मिले। कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर का इलाज है कि कैंसर के ऊपर डंडा चलाना। एक बार मैं पूरा डंडा नहीं चला सकता हूं, क्योंकि मैंने पूरा डंडा चलाया तो मेरा मरीज ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे को उसको टुकड़े में चलाना पड़ता है, और इसलिए मुझे उस हिसाब से चलाना पड़ता है विज्ञान की तरीके से, जिससे कि वो असर पुराने का भी बना रहे और नए डंडे से और थोड़ा कैंसर कम हो, उसे धीरे धीरे कम करना पड़ता है। इसलिए समय का बहुत कैंसर के इलाज में महत्व है। मगर इस इलाज में महत्व समय के साथ साथ सुविधाओं का रहता है। जैसे कैंसर कीमोथेरेपी का जो इलाज होता है वो हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में होता है।
कीमोथेरेपी जैसे हमारे यहाँ सर्वोदय अस्पताल में डे केयर सुविधा से होती है, मतलब आपको सुबह आके घर चले, शाम को घर चले जाना है, इतना सरल इलाज है। और नेचुरली अगर वो सुविधा सुंदर हो तो आपको इलाज लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। मैं कह सकता हूँ सर्वोदय अस्पताल का जो हमारा डे केयर सेंटर है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ दिल्ली एनसीआर का सबसे सुंदर सेंटर है, ब्यूटीफुल सेंटर है, ये रियलिटी है। मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ आके आप देखें इसको, मैं नहीं चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ आए, मैं इसके लिए नहीं बैठा हूं। हम अगर मरीज कोई अगर है तो जरूर मेरे यहाँ आए, और इस सुंदरता से मेरा मरीज ज्यादा ठीक हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर, मैं पढ़ भी रहा था कि आप उन शुरुआती डॉक्टर्स में से हैं जिन्होंने देश में इसको लेकर काम किया था, कैंसर कीमोथेरेपी को लेकर। तो उस दौर से अब के दौर में, अब के वक्त में बदलाव कितना आया है? बहुत बदलाव आया है। कई कैंसर की बीमारियां हैं। जब मैंने पहला कैंसर का इलाज चालू किया था, उन मरीजों को मैं कह देता था कि इसका इलाज मत कराइए, घर चले जाइए, पैसे मत बिगाड़िए। उन्हीं मरीजों को आज मैं 40 साल के बाद कहता हूं, कृपया अवश्य इलाज कराएं, गारंटी से फायदा होगा, आपकी उम्र भी बढ़ेगी और आपकी सारी तकलीफ भी कम होगी। बहुत ज्यादा बदलाव आया है, बहुत ज्यादा नजरिए में बदलाव आया है, मरीज के नजरिए में और हमारे नजरिए में भी। और आज जो मरीज कीमोथेरेपी में के लिए आज आ रहा है, वो मरीज खुशी खुशी सुबह आके शाम को चला जाता है। पहले मरीज डर डर के आता था, मरीज घबराता था कि मुझे दवाई से क्या होगा, क्या तकलीफ होगी। बहुत ज्यादा बदलाव आया है, बहुत ज्यादा नई दवाइयां आ रही है, रोज नई दवाइयां आ रही है। इसलिए मेरी गुजारिश मरीजों से यही रहेगी कि कृपया प्रयास अवश्य करते रहें, और ये बीमारी अब एक ठीक होने वाली बीमारी की श्रेणी में आ गई। इलाज के कितने, कीमोथेरेपी के अलावा डॉक्टर क्या ऑप्शंस होते हैं, कितने प्रकार है इसके, और खास करके जो वक्त अब है, जिस तरह से मॉडर्न मशीनरी आ चुकी है, उसका यूज कैसे होता है फिर इलाज में? कीमोथेरेपी भी अपने आप में बदल चुकी है। आज जो कीमोथेरेपी हमारी हो गई है उसको हम कहने लगे प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी, प्रिसाइज होने लगी है। कौन सी बीमारी है, कौन सा उसमें जेनेटिक इफेक्ट है, उसमें कौन सी टारगेटेड दवाई लगेगी, कौन सी इम्यूनोथेरेपी लगेगी, ये सारे गणित होने लगे, जो इन शब्दों का ही नाम नहीं था आज से 40 साल पहले। साथ में रेडिएशन की मशीनें आ गई, जो रेडिएशन की मशीन जैसे हमारे यहाँ सर्वोदय में लीनियर एक्सीलरेटर, ऐसा लीनियर एक्सीलरेटर लग रहा है, अगर उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बीमारी है, 2 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर की है, तो उसकी भी हम सिकाई कर सकते हैं, और उसके पड़ोस का जितना भी ऑर्गन है उसको सिकाई का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। पुराने जमाने में जब हम रेडिएशन लगाते थे तो हम 1 सेंटीमीटर की गठान की सिकाई करने के लिए हमें 5 सेंटीमीटर का क्षेत्र निर्धारित करना पड़ता था। ये जो सारी संभावनाएं टेक्निकल आई है मशीन में, उससे मरीज को साइड इफेक्ट बहुत कम नहीं के बराबर हो रहे हैं। ऑपरेशन भी आज की तारीख में, ऑपरेशन की सुविधा भी इतनी अच्छी हो गई है कि जो मरीज पहले 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का ऑपरेशन कराने में मरीज भी कतराता था और डॉक्टर भी कतराता था, आज हम लंबा ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका मतलब कोई कैंसर बड़ा भी हुआ है जिसमें लंबे सर्जरी की जरूरत है तो हम कर सकते हैं। साथ साथ अगर मुझे कोई शरीर का हिस्सा निकालना पड़ा, उसी ऑपरेशन के दौरान हम प्लास्टिक सर्जरी करके वहां पे उस जो भी घाव है उसको भर सकते हैं। खास करके मुंह के कैंसर में हमें जबड़ा निकाल दिया हमने, अब हमें दूसरा जबड़ा बनाना है, एक ही सेटिंग में हम प्लास्टिक सर्जरी भी कर देते हैं, ऑपरेशन भी कर देते हैं। तो कैंसर में ये सारा संभावना अब हो गई है, और इसलिए कैंसर से डरने की जरूरत नहीं। अब रेट्स अगर हम देखें, लगातार कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी देश और दुनिया में बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? रहन सहन, जेनेटिक्स, या और क्या रीजंस हो सकते हैं डॉक्टर? देखो, जेनेटिक तो जो पहले था वही है, जेनेटिक्स इतनी जल्दी नहीं बदलता है। डेफिनेटली हमारा रहन सहन बदला है, हमारा खान पीन बदला है। जो हम घर का दाल चावल सब्जी रोटी घर पे बैठ के खाते थे, उसके जगह हम फास्ट फूड पे चले गए। आज भी अगर इंडिया में अगर हम देखें, बड़े शहर में 1 लाख में 200 मरीजों को कैंसर होता है, हम मान लें 150 से 200 मरीजों को जी। तो जो गांव का डेटा है वहां आज भी 1 लाख में सिर्फ 40 मरीज को कैंसर होता है। निश्चित तौर पर यह हम किस चीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं? खान पीन से, जो हमारा बदलाव आया है रहन सहन में, उससे हमारी जो काम करने की शक्ति, जो हम घर बैठने लग गए हैं, हमने जो भागदौड़ कम करी है उससे। तो डेफिनेटली जो इस सारी चीज, इसी का नाम है लाइफस्टाइल। जो हमारी लाइफस्टाइल बदली है उसके कारण कैंसर की मात्रा बदली है। हमें हमारी पुरानी लाइफस्टाइल की ओर जाना होगा,
हमें हमारे नॉर्मल खाने की ओर जाना होगा, हमें फिजिकल एक्टिविटी की ओर जाना होगा। ओबेसिटी कैंसर का, मोटापा कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण है, और मोटापा कम करने का तरीका खान पीन में बदलाव, फास्ट फूड को छोड़ो, फिजिकल एक्टिविटी चालू करो, वजन कंट्रोल में रखो। ये सारी चीजें इनमें जो बदलाव आया है उसके कारण हमारा कैंसर बढ़ा है, मगर ये चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी हमारे वजन को कंट्रोल में रखें। लेकिन डॉक्टर, ये तो एक लाइफस्टाइल में केयरलेसनेस वाला पर्सपेक्टिव हो गया, इस वजह से कैंसर की गुंजाइश या संभावना बढ़ जाती है। कई ऐसे फैक्टर्स हम देखते हैं जहां पर लोग खुद स्मोक कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन, गुटखे का सेवन, ये कितना जानलेवा है और इसको लेकर जागरूकता की कमी अब तक क्यों दिख रही है? इसको लेकर मुझे नहीं लगता है, जैसे आपने मुझे कहा कि गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, मतलब आप जागरूक हैं। जिस तरह से आप जागरूक हैं इस तरह से हर व्यक्ति जागरूक है, मगर उस आदत को या तो मैं छोड़, बिल्कुल, क्योंकि मुझे नशा है, नशा है, मतलब ये नशा एक बीमारी है, तो मुझे लत लगी हुई है, मुझे नशा है, मुझे बीमारी है, इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो नशा अगर मुझे छोड़ना है तो मानना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है और उसको नशे की तरह से छोड़ना पड़ेगा। मगर तंबाकू एक ऐसा नशा है जिसको अगर आप ठान ले कि मुझे छोड़ना चाहता हूं, आपको 5 मिनट से ज्यादा छोड़ने में नहीं लगेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो सबको समझ में आएगा। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको वो सिगरेट पीने वाले व्यक्ति रहते हैं और उनको हार्ट अटैक आ जाता है। जैसे ही वो आईसीयू में पहुंचता है हार्ट अटैक लेके, उसकी सिगरेट बंद हो जाती है, और जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकलता है वो फिर सिगरेट को हाथ नहीं लगाता। इसका मतलब ये इतना सिंपल सा नशा है जिसको आप एक झटके में छोड़ सकते हैं, आपको सिर्फ दृढ़ निश्चय करना होगा। इसलिए मेरी तंबाकू खाने वालों से और सिगरेट पीने वालों से आदत है, सिर्फ निश्चय कीजिए, कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है छोड़ने के लिए, या कोई दलील ढूंढने की देने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली तंबाकू एक नशा है, तंबाकू एक जहर है जो सिर्फ कैंसर ही नहीं और कई हजारों बीमारियों का कारण है। डॉक्टर, कई बार हम देखते हैं कि किसी पेशेंट को यहाँ दिक्कत हुई कैंसर की, उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गया, रिकवर हो गया, लेकिन फिर से उसी तरह के सिम्टम या वही दिक्कत आ जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है और इसको लेकर सर्वोदय इंस्टीट्यूट और आप कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, सब कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारी मशीन की बीमारी है, जो हमारी फैक्ट्री की बीमारी है, और कैंसर खत्म होने के बाद भी कुछ समय के बाद वापस आ सकता है, जिसको हम रिलैप्स या रिकरेंस कहते हैं। इसलिए मेरी मरीजों से यही गुजारिश रहेगी, जब भी कोई कैंसर का मरीज रहता है, वो ठीक भी अगर हो जाता है तो उसको हमेशा सलाह दी जाती है कि आप हर 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में आइए और लगातार जांच कीजिए। यह जो जांच है यह वैज्ञानिक तरीके से सलाह दी जाती है, मेरे कहने के कारण नहीं। मैंने आपसे कहा 1 महीने में आइए, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको 1 महीने में बुला रहा हूं, इसका मतलब मेरा जो आज का विज्ञान है वो कहता है कि इस कैंसर में मुझे 1 महीने में बताना है। सर्वोदय अस्पताल कंप्लीटली, हम जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं इलाज के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो हम वापस जांच के लिए बुलाते हैं जिसको हम फॉलोअप कहते हैं, उसमें भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गाइडलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब मैंने किसी मरीज से कहा है कि आपको 6 महीने बाद मेरे पास आना है, इसका मतलब मुझे ये इसलिए नहीं कहा कि मुझे अच्छा लगता है 6 महीने में बुला लो। इसका मतलब जो मेरी आज की वैज्ञानिक गाइडलाइन है वो आपको 6 महीने में बुलाने का मुझे अधिकार देती है। तो हमें इलाज में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉलो करना इलाज में और फॉलोअप में जरूरी है, और मुझे बहुत खुशी है। माफी के साथ डॉक्टर आपको रोक रहा हूं, मैं पढ़ रहा था कि आपने कई देशों में काम किया, केन्या से लेकर कई यूरोपियन देशों में भी प्रैक्टिस की है। वहां के स्टैंडर्ड्स में और सर्वोदय इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स में क्या समानता या क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं, और वहां का अनुभव कैसे काम आ रहा है आपको आपके पेशेंट्स को ट्रीट करने में? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सच में कहें तो आज वो मरीज जो इंडिया में इलाज करा रहे हैं, जो मेरे पास इलाज करा रहे हैं, जो सर्वोदय में इलाज करा रहे हैं, वो एक बहुत लकी मरीज है। उसको वो मिल रहा है जो दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है। भारत में आज हम किसी भी कैंसर की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भारत में अप्रूव्ड है, जो यूरोप में अप्रूव्ड है, जो अमेरिका में अप्रूव्ड है। अमेरिका में जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो सिर्फ अमेरिकन अप्रूव्ड की दवाई ही इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, मुझे परमिशन है किसी भी दवाई के इस्तेमाल करने की। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मेरे मरीज के लिए। जो बेस्ट पार्ट है इंडिया का, तो मेरा मरीज आज बाकी मरीजों से बेहतर है। चूंकि हम दूसरे देशों में काम करते रहे, मैं अफ्रीका में मैंने काम किया है, बाकी छोटी कंट्रीज में भी काम किया है, यूरोप में काम किया है, मुझे पता है कि वहां क्या दिक्कतें आती हैं। वो सारी दिक्कतें यहाँ हम बड़ी आसानी से ठीक कर पा रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स पता है।
एक सोनोग्राफी कराने में अमेरिका में 15 दिन से 1 महीना लगता है। मेरे यहाँ पे सोनोग्राफी कराने में अगर मैंने ठान लिया कि ये सामने वाले बैठे मरीज को मुझे सोनोग्राफी करानी है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं तो लगता। 15 मिनट और 15 दिन का ये फासला है। हाँ जी। बायोप्सी रिपोर्ट करानी है, 3 महीने लगते हैं, मेरे यहाँ 3 दिन में हाथ में रिपोर्ट आ जाती है। वी आर बेटर ऑफ, हम बहुत अच्छे स्तर पर हैं। ये मैं मेरी या भारत की या सर्वोदय की तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये एक दुनिया की सच्चाई है। आप गूगल करेंगे, अब अगर आप ढूंढेंगे कि कितना टाइम कहाँ लग रहा है, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको पता पड़ जाएगा। बिल्कुल, तो ये हमें सारी चीजें बाहर पब्लिक काम डोमेन करने में का ऑलरेडी मौका हैं। मिला, जी। उससे हमें ये समझ में आया कि हम कैसे सुधर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस हम यहाँ इस्तेमाल करके हम अपने आप को सुधार रहे हैं। कैंसर को लेकर डर वाला पहलू क्या खत्म हुआ है पहले की तुलना में डॉक्टर? और एक और फैक्टर पर आपसे हम राय जानना चाहेंगे, दर्शकों का प्लीज जानकारी दीजिएगा। ट्यूमर बोर्ड अप्रोच क्या है और कैंसर में इलाज में हाल में काफी प्रचलन में क्यों है? देखो क्या होता है, कैंसर का विज्ञान इतना बड़ा विज्ञान है कि एक व्यक्ति उसमें माहिर नहीं हो सकता। जैसे मैं माहिर हूं कैंसर की दवाई में, तो मेरे जो दूसरे डॉक्टर हैं वो रेडिएशन में माहिर हैं, मेरा तीसरा डॉक्टर सर्जरी में माहिर है, मेरा चौथा डॉक्टर रिपोर्टिंग में माहिर है। जब हम चारों लोग साथ बैठ के, सारे डिपार्टमेंट साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, तो नेचुरली हमें मरीज का बेहतर इलाज ढूंढने में फायदा मिलता है। ट्यूमर बोर्ड का मतलब यही है कि उस मरीज के इलाज के लिए सारी स्पेशलिटी एक साथ बैठे और सोचें कि उस मरीज का बेहतर इलाज क्या है। इसलिए ट्यूमर बोर्ड प्रचलित है हमारे यहाँ। जैसे जो हमारा ट्यूमर बोर्ड है, मेरा इतना पावरफुल ट्यूमर बोर्ड है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो मेरे ट्यूमर बोर्ड के जो इंचार्ज हैं वो है एक्स डायरेक्टर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इंडिया के। जी। मतलब मेरे ऊपर भी मैंने इतने बड़े गुरु बिठा रखे हैं कि मैं भी कंट्रोल में रहूं, मेरा सिस्टम कंट्रोल में रहे। और इससे अल्टीमेटली किसको फायदा हो रहा है? मेरे मरीजों को। बिल्कुल। डॉक्टर। मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। आज मेरे एवरेज मरीज, अगर मैं कहता हूं 3 हफ्ते बाद आना है, हर मरीज बिना डरे 3 हफ्ते बाद हाजिर हो जाता है। इसका मतलब कैंसर का डर मरीजों में बहुत कम होता जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। और मैं भी यही कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की भी जरूरत नहीं है। लड़ तो हम रहे हैं, हम साथ में लड़ेंगे, अकेले को नहीं लड़ना है किसी को। ये डॉक्टर। लड़ाई साथ में लड़ने बिल्कुल। वाली है और जीतने वाली लड़ाई। जी। कई बार लेकिन डॉक्टर बिल्स की वजह से भी लोग डरते हैं। अफोर्डेबल हो इलाज, ये कितना जरूरी है और इसको लेकर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं ताकि सर्वसुलभ रहे, ये सबके लिए उपलब्ध रहे एक तरह से? देखिए आज बेसिक इलाज की अगर मैं बात करूं, अगर देखिए आप बात करेंगे कि हर मरीज को 5 स्टार इलाज मिले, 5 स्टार इलाज नहीं होता है। एक होता है स्टैंडर्ड इलाज, एक होता है कुछ नया इलाज जो देश में अभी तक पहुंचा नहीं है या पहुंच गया मगर कॉस्ट ज्यादा है। जहां तक स्टैंडर्ड इलाज का सवाल है, आज देश भर में हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, देश भर में उपलब्ध है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ मरीज उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी मरीजों से गुजारिश रहेगी कि वो निकटतम जिला अस्पताल में जाएं, सुविधाओं का लाभ लें। आज सरकार ने बहुत सारी सुविधा कर दी है इलाज के लिए। तो मेरा मानना है कि हर मरीज के लिए एटलीस्ट 50% देश में स्टैंडर्ड इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। मैं फिर से कह रहा हूं, निःशुल्क, पैसे नहीं लगते हैं। मगर उसके लिए मरीज को एफर्ट करना होगा, उसको पड़ोस के अस्पताल में जाके इलाज कराना होगा। पैसा सेकेंडरी चीज है। बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश, आपकी इन शब्दों में आपका वो 40 साल से ज़्यादा का अनुभव भी झलकता है, मुझे कहना होगा। आखिर में आपका कोई संदेश या कोई मैसेज उन पेशेंट्स के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए जिनको ध्यान में रखना है इन तमाम बातों का जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? मेरा सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जैसे कोई आपसे कहता है कि सस्पेक्टेड कैंसर है, इमीडिएटली पड़ोस के कैंसर अस्पताल में जाएं। जो भी डॉक्टर कह रहा है वो सुने, बराबर समय से जांच कराएं और इलाज कराएं। डर के घबरा के बैठने की जरूरत नहीं है। पैसा का फंडामेंटल दिमाग में रख के काम चालू ना करें, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें इलाज उपलब्ध है। बहुत सारे अस्पताल हैं जो भी बहुत सारा फ्री इलाज देते हैं। पैसा सेकेंडरी है, पहले हम देखें क्या बीमारी है, क्या इलाज है, और इलाज अवश्य कराएं और समय से कराएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेश, हमारे दर्शकों को इन तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए और इस तरह से खुलकर अपनी बात रखने के लिए। और उम्मीद है कि आपके इन संदेशों से लोग भी जागरूक होंगे। कैंसर को लेकर जो डर वाला माहौल है वो खत्म होगा और ज़्यादा, और लोग अपनी जागरूकता के साथ डॉक्टर्स के पास पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका।